कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने एपिसोड में गाजियाबाद की उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो कि एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। आप एक शिक्षाविद भी हैं और इन्होंने खेलों में नेशनल भी खेला है, एशियन गेम्स में भी खेला है और बहुत से अवार्ड, कांस्य पदक भी, गोल्ड मेडल भी, कई पदक जीते हैं भारत के लिए। सौभाग्य की बात है कि ये पंजाबी बिरादरी से हैं। मैं आदरणीय ऋचा सूद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। ऋचा जी, अपनी जानकारी को पूरा करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, आपके खेलों के विषय में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। आप श्रोताओं को बताएं कि कितने अवार्ड, कौन कौन से खेल में आप ले चुकी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं डिस्कस थ्रो की नेशनल चैम्पियन हूँ और गोल्ड मेडल मैंने 91 में लिया था और मैं गाजियाबाद की पहली स्वर्ण पदक विजेता महिला हूँ। और उसके बाद मैं शिक्षा जगत से जुड़ गई, बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करती रही। मेरे बच्चे भी नेशनल लेवल तक खेले और नेशनल स्कॉलरशिप्स भी उन्होंने लिए, स्कूल के बच्चे। और उसके बाद मैंने अपने जीवन की दूसरी पारी स्टार्ट करी जिसमें फिर से मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू किया। और इस बीच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि जहाँ पर भी खड़े होना है वहाँ गोल्ड मेडल लेना है। एक ऐसी आदत पड़ गई कि जीतना है, तो बच्चों को भी जिताया और साथ में खुद भी जीता और जीता CBSE नेशनल अवार्ड एज बेस्ट प्रिंसिपल सन 2011 में। और अब मैं स्पोर्ट्स में दोबारा से जुड़ गई हूँ जिसमें मैं भारत की टीमों को बाहर खिलाने के लिए भी लेके जाती हूँ और खुद भी खेलती हूँ। तो मास्टर एशियन गेम्स अभी 2023 फिलीपींस में हुए थे, वहाँ पर मैंने हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। ऋचा जी, एक बहुत ऐसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि हमें तो गर्व है ही आप पर, क्योंकि आप गाजियाबाद की निवासी हैं जी। क्या आपको अपने आप पर पंजाबी होने का गर्व है? जी, मुझे बहुत गर्व है पंजाबी होने का। और ख़ास तौर पे जो हमारा हिंदुस्तान कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, जो सिंध तक जुड़ा हुआ था, मेरी जड़ें, मेरे नाना जी की जड़ें, मेरी माँ की जड़ें, उनके परिवार की जड़ें उस पंजाब से जुड़ी हुई हैं जो आज हमारे देश का हिस्सा नहीं है। ऋचा जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका परिवार, आपके नाना जी का परिवार, आपके दादाजी का परिवार गाजियाबाद से कैसे जुड़े और पाकिस्तान से आपके परिवार में कौन कौन आया, इस विषय पर आप कुछ। मैं बहुत छोटी थी तो जैसे मम्मी या पापा अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज़ सुनाते हैं, तो मेरी बेड टाइम स्टोरीज़ में हमेशा हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ, तो मेरी मम्मा मुझे ऐसे ही सुनाया करती थी। तो जब वो बहुत छोटी थी तो वो खुद लाहौर में रहती थी। उनकी पैदाइश 1936 में झांकी है, वो झांकी रहने वाली पैदाइश उनकी थी। और उसके बाद वो नाना जी जॉब में थे, रेलवेज़ में, उनकी ट्रांसफ़र लाहौर हुई। उसके बाद जो है मम्मी जब पाकिस्तान में पढ़ रही थी, 2nd क्लास में थी, तो हमारे ये हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ 1947 में, 2nd क्लास में पढ़ती थी, तब ये बंटवारा हुआ। और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी फ़्रॉक सिलने दे के आई थी किसी दर्जी को, तो नानी से पूछ के वो गई कि मैं आज अपनी फ़्रॉक ले आती हूँ। ये 13 और 14 अगस्त के आसपास की बात है, 1947 की। तो मेरी मम्मा जब अपनी फ़्रॉक जो स्टिच करने दे के आई थी, वो जो वापस ले कर के आ रही थी, तो उनके पीछे कुछ लोग छुरा लेके भागे कि इस लड़की को, इस बच्ची को मार दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने आके मेरी नानी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरी नानी और नाना ने तब ये डिसाइड किया कि अब हमें ये जो है लाहौर से चले जाना चाहिए। और मेरे नाना जी चूँकि रेलवेज़ में थे, तो उन्होंने, जैसे मम्मा ने मुझे बताया कि रेलवेज़ में थे, जो ट्रेन आखिरी हिंदुस्तान आई थी, उस ट्रेन के इंजन में बैठ के मेरी मम्मी, मेरी नानी और ये लोग कुछ सामान लेकर के अपना वहाँ से, और मम्मी बताती थी कि वो जो उनके घरों में सांकल होती थी अंदर से लगाने वाली, उसको उस तरीके से लगा करके दीवार से टाप करके वो बाहर आई और बाहर आके अपनी गाय को किसी को उन्होंने साथ में पड़ोसी में दिया कि हम कुछ दिनों में लौट आएंगे। इस तरह की उम्मीदों से वहाँ से लोग आए थे। तो मेरे नाना जी, नानी और मेरी मम्मा उस ट्रेन के इंजन में बैठ के आए थे और मेरे नाना जी के खास निर्देश थे उन ड्राइवर को, जो लोको पायलट थे ट्रेन के। तो उनको उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों के हाथों कट के नहीं मरना, हम एक्सीडेंट में मरना मंजूर है, इसलिए ये ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं।
तो इस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान आए थे। जब आपका परिवार, आपके नाना जी का परिवार जब भारत में आया तो आप क्या लेके आए? जहाँ तक मेरी मम्मा ने मुझे अपने बचपन की स्टोरीज सुनाई हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो हमारे पास सोना भी होता था, नानी के पास भी बहुत सोना था, वो एक संदूक में बंद करके कोई पड़छत्ती में रख के आते थे, कोई ज़मीन में दबा के आते थे कि वापस आकर के ले जाएंगे। लेकिन वहाँ से ये लोग जो लेकर के आए तो वो एक पंजाबी वाला हौसला लेकर के आए। उस हौसले के बलबूते पे इन लोगों ने अपने साथ के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, जिनको खो भी दिया था, उनको ढूंढा भी, उन्हें खड़ा भी किया और व्यापार में भी बहुत आगे बढ़े। आप देखिए, पंजाबी सबसे ज़्यादा आपको व्यापारी मिलेंगे। इन्होंने देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और कोई ऐसी घटना आपकी याददाश्त में हो जो आपको बुजुर्गों ने सुनाई हो? जी, मेरी मम्मा बताती हैं कि मेरे जो मामा जी थे वो भगत सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं लाहौर में। तो जब ये लोग छोटे थे, 19-20 साल के लड़के होते थे, तो ये जब इन्हें जेल हो जाती थी और इन्हें पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देती थी, तो मम्मी बताती हैं कि हम लोग दीवार के साथ, उस जेल की दीवार के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते थे, कभी उसकी तरफ मुंह करके, कभी उसकी दीवार के साथ पीठ लगा के, कि प्रार्थना करते थे कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी पुलिस वाले छोड़ दें। और चूंकि छोटे थे तो इन पर पुलिस या कोई अंग्रेज़ ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, तो ये उनके खिलाफ नारे लगाया करते थे, टोडी बच्चा हाय हाय। बच्चों की टोलियां बना के छोटी छोटी गली गली में ये लोग भागते थे कि टोडी बच्चा हाय हाय, जब मेरे मामा जी वगैरह को पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तो इस तरह की यादें मेरी मम्मा ने मुझे सुनाई हैं। और जो मेरे मामा जी वगैरह का परिवार था वो भी मतलब उस तरीके से उधर से ही इधर शिफ्ट हुआ। वो लोग आए अमृतसर में पहले, और उसके बाद आगरा से फिर वो लोग चेन्नई शिफ्ट हुए, मद्रास। हिंदुस्तान के बिजनेस में भी इन लोग का काफ़ी बड़ा हाथ है। जो मेरे मामा जी हैं कृष्ण ग्रोवर जी, अब तो वो नहीं हैं, उन्होंने लाहौर और झांग के बीच में कहीं पर पहला टिफ़िन बनाने की फैक्ट्री का कारखाना लगाया था। उन्होंने पहला टिफ़िन वहाँ पर बनाया था, टिफ़िन कैरियर जो उस समय में उठा करके चला करते थे। आपके दादाजी का जो परिवार था वो किधर रहने वाला था? देखा जाए तो जो पंजाब एक था, सिंध तक जब पंजाब एक था, तो मेरे दादाजी उस रेखा के इधर थे और मेरे नाना जी उस रेखा के जो एक बंटवारे की लकीर थी। तो दोनों थे पंजाब में ही, लेकिन मेरे दादाजी रोपड़ मुरिंडा से थे। और ये दोनों आकर के गाज़ियाबाद में मिले। गाज़ियाबाद में जब आए मिले तो दोस्त हो गए। दोनों ही रेलवेज़ में जॉब करते थे। जो हमारा ये बजरिया का रेलवे रोड है, इसमें लोको इंजीनियरिंग के मम्मा दिखाती थी मेरी कि ये दादाजी की कोठी थी, ये नाना जी की कोठी थी। बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। खैर अब तो वहाँ पर और क्वार्टर्स बन गए, सब कुछ हो गया। तो ये दोनों दोस्त बने और ये पक्के आर्य समाजी थे। दोनों लोग पक्के आर्य समाजी होने की वजह से ये लोग, इनकी दोस्ती हुई। इन्होंने यहाँ भूड़ भारत नगर में सबसे पहले आर्य समाज बनाया, फिर राइटगंज में आर्य समाज बनाया, गांधीनगर में आर्य समाज बनाया मिल करके। फिर इन्होंने दयानंद नगर में आर्य समाज बनाया। और दयानंद नगर जो कॉलोनी है वो मेरे नाना जी और दादाजी और वहाँ के कुछ और लोग, मिस्टर ढींगड़ा और मिस्टर गुलाटी, मिस्टर शर्मा, इन लोगों ने मिल करके हमारा ये दयानंद नगर बसाया। नाम भी आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद नगर, उन्हीं के नाम से इन्होंने वहाँ पर बनाया। उसके साथ साथ संन्यास आश्रम यहाँ पर, उसमें इन लोग का, मेरे नाना जी दादाजी के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी कहते हैं कि आर्य समाज से ही कहीं पर ये चिंगारी भी उठती थी कि हाँ, हमारे देश को आज़ाद होना चाहिए। तो इस तरह की बातें भी कभी सुनने में आती हैं, सुनी भी हैं। और इसके साथ साथ नाना जी दादाजी ने गाज़ियाबाद के लोगों के लिए भी बहुत काम किया। यहाँ के शिक्षा में भी इन्होंने अपना योगदान दिया कि आर्य समाज के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाए। उस तरीके की सोच के ये लोग मिले। और उसके बाद जब इन्होंने फिर पापा मम्मी का रिश्ता कर दिया, पहले तो दोस्त ही बने थे, उसके बाद ये लोग फिर समधी हो गए। ऋचा जी, आपको पंजाबी बोलने में मतलब सीधी सीधी गल है कि थानू पंजाबी बोलनी पूरी तरीके नाल आंदी है या पंजाबी बोलने च कुछ परेशानी होंदी है? क्योंकि थोड़ी पैदाइश तो गाज़ियाबाद दी होनी है। नहीं, मेरी पैदाइश जगाधरी दी हैगी। मैं पंजाबी बोलदी हाँ, लेकिन बहुत फ्लुएंटली नहीं बोलदी, क्योंकि आजकल जिहड़ा भी काम होंदा है वो सारा हिंदी च ही होंदा है या इंग्लिश च ही होंदा है। तो इस वास्ते पंजाबी थोड़ी बोलदी हाँ, लेकिन मैनू आंदी है। थोड़े अपने परिवार विच पंजाबी बोली जाती है कि नहीं? मेरे वड्डे भरा बोलते ने,
ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਜਣਾ ਸੰਵਰਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ, ਲਾਹੌਰੀ, ਝਾਂਗੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ शिफ्ट हो गए गाजियाबाद। तो 9th ऑनवर्ड्स मेरी सारी शिक्षा गाजियाबाद में हुई। अच्छा जी, आप खेलों में आप कैसे मूवमेंट कर गई? मेरी मम्मा, नाना जी वगैरह जब यहाँ गाजियाबाद में आए, शिफ्ट हुए, तो मेरी मम्मा यहाँ पे कन्या वैदिक स्कूल में पढ़ने लगी। तो वहाँ पर उन्होंने खेलों का शुरुआत करी और वो बास्केटबॉल खेल की पहली खिलाड़ी गाजियाबाद की बनी। उन्होंने इस खेल की शुरुआत यहाँ पर करी अपनी टीचर्स की सहायता से। तो उनके जीन्स में खेल था और जिस दिन मैं पैदा हुई हूँ उससे एक दिन पहले वो अपने कॉलेज में, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी, तो एक दिन पहले वो अपने कॉलेज में बास्केटबॉल का मैच खिला के आई। तो अगले दिन मैं पैदा हुई। साथ साथ मेरे पापा कैलकाटा से उन्होंने MBBS किया था, तो वो वहाँ पर अपनी हॉकी टीम के कैप्टन थे। तो बास्केटबॉल मेरी जीन्स में मम्मा से आया, हॉकी मेरे जीन्स में मेरे पापा से आया। तो इन दोनों में भी मैंने नेशनल खेला है, बल्कि हॉकी में 2 नेशनल खेले हैं, बास्केटबॉल में 1 नेशनल खेला है। और इसके साथ साथ मेरा अपना गेम, क्योंकि जीन्स थे, मजबूत थे, तो अपना गेम जो मेरा निकल के आया वो एथलेटिक्स निकल के आया। इंडिविजुअल डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और हैमर, और उसके साथ साथ हाई जंप। तो हाई जंप में भी यूपी में रिकॉर्ड रहा है मेरा बहुत सालों तक। डिस्कस थ्रो में रिकॉर्ड रहा है। शॉट पुट मैंने बहुत अच्छे से किया है। हैमर उस समय 90s में नहीं होता था, हैमर मैंने अब स्टार्ट किया 2021 में, और उसमें जाकर के भी मैंने एशियन गेम्स में, मास्टर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं अगर गलत नहीं कहूँ जी, तो खेल आपने अभिमन्यु की तरह माँ के पेट में ही सीख लिया। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उन दिनों मम्मा बच्चों को खिलाती थी, प्रैक्टिस कराती थी जब वो प्रेग्नेंट रही होंगी। तो बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं। एक सवाल और है कि वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है, कौन चले गए? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शायद चले गए होंगे। पिछली पीढ़ी में तो सभी लोग जा चुके। हमारी पीढ़ी में अभी हम चारों बहन भाई हैं। मेरे 3 मामा जी हैं, उनके परिवार में सब लोग हैं, सब बच्चे हैं। और इधर मेरे दादाजी के परिवार में भी अभी, मतलब मेरे चाचा जी वगैरह, मेरे पापा, ये लोग सब चले गए। लेकिन हाँ, उनके संस्कार, उनकी यादें बिल्कुल तरोताज़ा हैं। जैसी कहानियाँ उन्होंने सुनाई थी वो कहानियाँ जहन में अभी भी हैं, और मैं हमारी आगे वाली पीढ़ी को वो कहानियाँ अक्सर सुनाती हूँ ताकि उन्हें अपनी उस पीढ़ी की विरासत का एहसास आज भी हो। जो आपके भाई बहनें ये सब हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, उनके बच्चे कितने हैं, क्या है, इस विषय में डिटेल में? मेरे 3 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ, और मेरे जो सबसे छोटे वाले ब्रदर हैं वो भी मुझसे 10 साल बड़े हैं। तो मैं उनकी भी बेटी के जैसे ही हूँ, बड़े भाइयों की। तो मेरे बड़े भैया गाज़ियाबाद में ही रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और बीच वाले ब्रदर मेरे बॉम्बे में रहते हैं। सबसे छोटे ब्रदर मेरे चंडीगढ़ में रहते हैं,
और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ और आधी दिल्ली में रहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार आधा दिल्ली में है, आधा गाज़ियाबाद में है। तो हम सब की जो अगली पीढ़ी है उनसे भी हम उन कहानियों को ज़रूर शेयर करते हैं। गाज़ियाबाद के समाज में ये राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पंजाबी समाज को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? पंजाबी समाज सिर्फ सेवा करने में रह गया, क्योंकि शायद हमारे संस्कारों में सेवा ज़्यादा है। अधिकार मांगना नहीं सीख पाए हम लोग, और अधिकार के लिए शायद हम लोग लड़ना भी नहीं सीख पाए। तो मुझे लगता है कि पंजाबी समाज देने में ज़्यादा यकीन करता रहा, मांगने में और अधिकार जताने में कम यकीन किया पंजाबी समाज ने। लेकिन अब वक्त है, हम पंजाबियों की भी उसी बराबरी में पूछ होनी चाहिए और सत्ता में भी हमारे लोग होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कुछ साल पहले तक दिल्ली में पंजाबी बोली जाती थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और एक बड़ी सभ्य भाषा मानी जाती थी। लेकिन आज हमारे बच्चों की भाषा भी बिगड़ती चली जा रही है और वो जो पंजाबियत का एक संस्कार है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर का हम हवाला भी दें तो मुझे लगता है कि हमारी जो पंजाबी कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से कहीं ज़्यादा रिच कल्चर है। अगर हम उस पंजाबियत को आगे लाएं तो हमारा परिवार भी आगे आएगा, और हमारे पंजाबियों के अगर नेता बने, राजनीतिक गलियारों में हमारी भी उठ बैठ हो, तो शायद हम पंजाबियों के अधिकारों की लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी समय से गुम होती जा रही हैं। तो उनके लिए भी हमें आगे आना होगा, एकजुट होना होगा। ऋचा जी, क्योंकि आप खेलों से भी जुड़ी रही हैं, एजुकेशन से भी जुड़ी रही हैं, स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी रही हैं, क्या पंजाबियों ने कभी आरक्षण मांगा? नहीं, हम लोग तो जैसे पंजाबियों की एक खासियत होती है कि अगर पैसा थोड़ा भी हो तो खाना तब भी अच्छा खाएंगे, दिखावा तब भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो हम लोग शायद उसी चीज़ में रह गए कि हमारे पास कम भी है तो दान भी दे देंगे, पड़ोसी को भी खिला देंगे। हमारे कल्चर से सांझे चूल्हे चले थे कि एक छत पे तंदूर लगता था, हम सारी औरतें जा कर के, ये कल्चर मैंने खुद देखा है, सिरसा में हम लोग रहते थे। तो हमारी मम्मी या मैं, हम लोग रात में परात लेकर के जाते थे, आटा मल के ले जाते थे, और वहाँ पर सब लोग सांझे चूल्हे पे रात को रोटियां बनाते थे और अपने अपने घरों में लेके आ जाते थे। तो उस तरीके से देखा जाए तो हम लोग ने सांझे चूल्हे वाली कल्चर भी देखी है। हम लोग सांझे चूल्हे वाले लोग हैं, तो हम आरक्षण की, बंटवारे की तो बात कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो आपने जो मुझसे पूछा कि हम आरक्षण की बात करें, नहीं, हम लोगों ने तो हमेशा दिया है, सेवा की है और सबको साथ लेकर के चलना। देखिए, चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ, मासियाँ, मासड़, ये वाले शब्द जो खोते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने कभी आरक्षण की बात की ही नहीं, कभी खुद को छोटा समझा ही नहीं। हमेशा हाथ ऐसे ही रहा है पंजाबियों का, ऐसे कभी हाथ फैलाया ही नहीं। आप एक महिला हैं, आजकल के जो पीढ़ी है, जैसे मेरा बेटा है, बाद की पीढ़ी है जी, वो अब अधिक से अधिक एक बच्चा करते हैं, और गलती से अगर कहीं दूसरा आ गया तो ठीक है। इसके विषय में आपका क्या कहना? यहाँ पर मैं एक बहुत कंजर्वेटिव बात कहना चाहूँगी। हमारी बेटियाँ जितना ज़्यादा पढ़ रही हैं, बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा वो परिवार से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति, जुड़ के रहने वाली परिवार वाली संस्कृति मरती चली जा रही है। उसकी दो वजह हैं। लड़के पढ़ लिए तो बड़ी नौकरी हो गई, अब बड़ी नौकरी में ऑफिस की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन लड़कों की मेंटालिटी नहीं बदली। लड़के घर आके पैर फैला के बैठ जाते हैं कि भाई अब खाना भी आ जाएगा और बच्चे भी पल जाएंगे। तो लड़कियों के दिमाग में भी अब एक जिद बनती चली जा रही है, और आजकल वो शादी से पहले ही ये बात कह देती हैं कि मुझे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति हार गई, शिक्षा तो जीत गई। मैं एक चीज़ का और अब विरोध खुल के करना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को बहुत गर्व से विदेश भेजते हैं। जी मेरा बेटा था जी कनाडा गया, जी मेरा पुत्र था जी अमेरिका गया जी पढ़न लई। 6 साल के बाद वही माँ कह रही, असी तो जी कल्ले रह गए, मुंडा वापस ही नहीं आया, असी उत्थे जा नहीं सकते, साडा वीज़ा नहीं लग रहा। तो ये जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, वो एक गर्व और यहाँ एक अफसोस कि हम अकेले रह गए। मैं ये देखती हूँ कि जो नालायक बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो आज भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाते हैं। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो हम बच्चों को ये नहीं कहूँगी कि ना पढ़ाएं, शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा दें, लेकिन संस्कारों के साथ शिक्षा दें, और बच्चियों
के साथ साथ बच्चों को मीन्स लड़कों को ऐसे पालें कि वो घर में भी काम करना सीखें। मेरे फादर ने मेरी मम्मी को खाना बनाना सिखाया था। मेरी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता था क्योंकि इकलौती वो गोद ली हुई थी तो बहुत लाडली थी। मेरे फादर ने मेरी मम्मा को खाना बनाना सिखाया, गाय का दूध निकालना सिखाया। मम्मा को ऐसा कुछ नहीं आता था। मम्मी के घर में नाना जी की तरफ से खूब सारे सर्वेंट्स हुआ करते थे। पापा हैं वो 8 भाई बहन थे, तो उनको परिवार चलाना आता था। मेरी बुआ जी सबसे बड़ी थी, पापा सेकंड नंबर पे थे, तो उनका परिवार एक बड़ा परिवार, और मम्मी एक इकलौते परिवार से आई थी तो लाडली थी। लेकिन पापा ने किस तरीके से संभाला मम्मी को, अगर उस तरीके से, उसी एग्जाम्पल से आजकल के लड़के भी लड़कियों को संभालें और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलें। पापा मेरे डॉक्टर थे, मम्मी मेरी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी, तो दोनों बराबर का घर को चलाते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय में ऐसा नहीं था, लेकिन वो सोच थी कि परिवार बनाना है। हम 4 भाई बहन हैं और गर्व से कहते हैं कि हम 4 भाई बहन हैं। तो ये गर्व वाली फीलिंग आज के बच्चों में हमें संस्कार डालना होगा। और दूसरा ये कि फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से, मिट्टी में ना खेलने की वजह से, मैदानों में ना खेलने की वजह से लड़कों में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है और लड़कियों में कंसीव करने की क्षमता कम होती जा रही है। लाइफस्टाइल जो बदल रहा है कि रात को जागना है, दिन में सोना है, नाइट शिफ्ट्स की जो ड्यूटीज़ हो गई हैं, ये बहुत सारी अड़चनें हैं, जिसके पीछे जो बड़ा कारण है वो हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन और उसके बाद कंपनीज की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती हैं, लड़कियों से भी लड़कों से भी, कि वो लोग इतने मेंटली और फिजिकली टायर्ड घर आते हैं कि वो बच्चा पैदा करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो इसलिए वो इन सब जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी अगर वजह देखी जाए तो वो एक्सपेक्टेशंस, ये जो सारी बातें हैं, ये हमारे बच्चों को बच्चे पैदा करने से रोक रही हैं। हमारे को वर्क कल्चर बदलना होगा। हालांकि कई जगहों पर बदला भी है, जैसे अब पैटर्निटी लीव भी मिल रही है मैटरनिटी लीव के साथ साथ, लेकिन फिर भी हमारी सोच उस तरीके से नहीं बदली है। हमारे परिवार में लड़के को अभी भी सर पे चढ़ा के बैठा के रखते हैं, जबकि लड़कियों को भी सर पे चढ़ा के बैठा के रखना चाहिए। लड़कों को लड़कियों की तरह पालें और लड़कियों को लड़कों की तरह पालें, तो शायद कहीं हमारी समस्याएं कुछ कम हों। बराबरी लेकर के आए। किचन में काम करना लड़के को भी आना चाहिए और लड़की को भी आना चाहिए। वैसे मैं थोड़ी इस गल नाल बड़ा सहमत हाँ। जिवें तुसीं पिछे दस्सिया कि भी थोड़ी मदर नूं खाना बनाना थोड़े फादर ने सिखाया। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी ससुराल जिहड़ी है, मेरी ससुराल मुल्तान दी है, चंग दे नाल ही है वो। और उन्हां दा सारा जिहड़ा गली मुहल्ला, मेरी ससुराल पानीपत है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਠੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗੀਠੀ ਬੰਦਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। अंगीठी चाड़ना कहते ने ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਰਫੂਜੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਗੀਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਮਿਲਾਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ताकि एक कनेक्शन ਜਿਹੜਾ मिसिंग ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है वो कनेक्शन वापस जुड़ जाए। बहुत ज़रूरी है। ऋचा जी, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद क्या उधर के पंजाब से कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनसे आज के भारत को लाभ मिल रहा हो? जी बिल्कुल आई। हमारी जो पहले वाली पीढ़ियाँ थीं उनमें आप सभी ने नाम सुना होगा सर दतार सिंह जी का। उन्होंने सबसे पहले तो जो सानेवाल गाय है, हम गीर गाय सुनते हैं, और सानेवाल गाय उसको वो हिंदुस्तान की तरफ लेकर के आए, दिल्ली की तरफ लेकर के आए, मध्य प्रदेश की तरफ लेकर के गए। उससे पहले जो इधर की गायें थी वो 4 से 5 लीटर दूध देती थी, लेकिन सानेवाल जो गाय थी वो 10 से 14 लीटर के बीच में दूध देती थी। तो हिंदुस्तान में जो हमने सबने जो सुना है कि दूध की नदियाँ बहती थी, तो ये वो समय था जब दूध की नदियाँ वास्तव में बहती थी। और इसके साथ साथ उन्हीं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा सोनालिका और सोना कल्याण। ये गेहूं की जो वैरायटी है वो इस तरफ लाई गई, जो पंजाब उधर सिंध के साथ वाले पंजाब में हुआ करती थी। पहले इधर के खेतों में जो गेहूं होती थी वो 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल या 7 क्विंटल होती थी, और उसके आने के बाद वो 12 से 14 क्विंटल तक, 20 क्विंटल तक भी पहुंची है उन गेहूं की वैरायटीज़ के। तो पंजाबियों का तो बहुत बड़ा योगदान है पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में। अब भगत सिंह की ही बात कर लीजिए। देखा जाए तो जितने सरदार बने वो पंजाब की तरफ से ही बने। सरदार कोई अलग नहीं थे। सरदार हम पंजाबियों की फैमिलीज़ में से एक एक बच्चे को उठा करके सरदार बनाया गया था कि आपको रक्षा करनी है। सरदार मीन्स रक्षक। तो उस तरीके से रक्षक आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, और आप देखिए कि आज भी सेना में सरदारों की संख्या बहुत है, पंजाबियों की संख्या बहुत है। काफ़ी योगदान है हम लोगों का, गिनवाने बैठेंगे तो शायद महीनों बीत जाएंगे। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको मैंने ऋचा सूद जी से परिचय कराया। उन्होंने अपनी आप बीती आपको सुनाई, और किस तरह से वो खेलों में गई, और किस तरह उन्होंने अभिमन्यु की तरह अपनी माँ के पेट में रहते हुए ही खेलों को सीख लिया, और अर्जुन की तरह आज खेलों को खिला रही हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आज ऋचा सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सो निहाल।